नमस्कार, मैं शिल्पी संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत करती हूं और आज के अपने इस वीडियो में हम टारगेट प्रीलिम्स बेस्ड ऑन न्यूज़पेपर में चर्चा किए गए मुद्दों पर आधारित 5 प्रश्नों को आप सभी के लिए यहां पर लेकर प्रस्तुत हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों की श्रृंखला को। इससे पहले हम छोटी सी यहाँ पर एक न्यूज़ देख लेते हैं, एक इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं। क्या है कि हमारा जो संस्कृति आईएएस है उसने एक जीएस फाउंडेशन कोर्स शुरू करने वाले हैं जो कि 30 मई से शुरू होगा और एवरीडे आपकी क्लासेस कितने बजे से होंगी? शाम 6:30 बजे आपकी क्लासेस हुआ करेंगी और ये लाइव और ऑफलाइन बैचेस दोनों में उपलब्ध रहेगा। आपको अधिक जानकारी के लिए आप हमें संपर्क कर सकते हैं 9555124124 पर। आप हमारी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं www.sanskritiias.com और जल्दी से अपना एडमिशन करा लीजिए, सीट्स लिमिटेड हैं। तो चलिए अब इसी के साथ शुरू करते हैं आज के अपने प्रश्नों को। पहला प्रश्न क्या कहता है, देखिए अपनी स्क्रीन पर। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। तो देखते हैं किस प्रश्न को इसमें पूछा जा रहा है कि आकस्मिक जोखिम बफर, यहाँ पर किसके बारे में पूछा जा रहा है? आकस्मिक जोखिम बफर क्या है, इसके बारे में यहाँ पर दिया गया है कि वित्तीय स्थिरता संकट से निपटने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी बैलेंस शीट में बनाए रखे जाने वाली धनराशि है। क्या कह रहा है? वित्तीय स्थिरता संकट से निपटने के लिए इसमें भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अपनी बैलेंस शीट में बनाए जाने वाली धनराशि है। किसके संदर्भ में कह रहा है? आकस्मिक जोखिम बफर के संदर्भ में। तो देखिए बेसिकली इसको इस तरह से समझिए, ये बफर क्या है, कैसी धनराशि की बात कर रहा है। मान लीजिए कि हमने एक छोटी सी गुल्लक बनाई है, इसको अपने स्तर पे समझते हैं। हमने एक छोटी सी गुल्लक बनाई है और उसमें हम डेली अपना जो बचता है पैसा उसमें डालते रहते हैं ताकि कभी ऐसा हमारा फाइनेंशियल इश्यूज़ आते हैं, कभी ऐसे वित्तीय संकट हमारे पास आता है तो क्या करें, हम उसके फोड़ कर और वो धनराशि ले लें। यानी कि जो हम सेविंग्स कर रहे हैं वो हम उसका इस्तेमाल कर लें जब हमारे पास कोई फाइनेंशियल इश्यूज़ हो जाते हैं। एग्जैक्टली वही ये चीज़ कह रहा है कि वित्तीय संकट के निपटने के लिए क्या करता है जो हमारा आरबीआई है, भारतीय रिजर्व बैंक है, वो उसके द्वारा अपनी बैलेंस शीट में बनाए जाने वाली धनराशि क्या है इसके बारे में ये कह रहा है। ये पूरी तरह से करेक्ट है हमारा ये कथन, यहाँ पर मैं इसको सही कर देती हूँ। दूसरा कहता है भारतीय संविधान के अनुसार आरबीआई को, ठीक है, आरबीआई को अपने संचालन से प्राप्त अधिशेष सरप्लस की बात कर रहा है, अधिशेष का एक हिस्सा केंद्र सरकार को हस्तांतरण करना अनिवार्य होता है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि भारतीय संविधान में ऐसा लिखा हुआ है कि आरबीआई जो है उसका जो संचालन करता है, उसको जो पैसा आता है या जो बचता है उसका कह रहा है कि अधिशेष जो उसके पास है उसका कुछ हिस्सा जो है केंद्र सरकार को देना अनिवार्य होता है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट है कि उसको देना ही होता है, लेकिन ये हमारा जो लिखा है ये भारतीय संविधान के अनुसार नहीं है बल्कि किसके अनुसार है? आरबीआई के एक्ट 1934 के अनुसार ऐसा उसमें ये वर्णन दिया गया है, ऐसा उसमें ये प्रावधान दिया गया है। तो यहाँ पर भारतीय संविधान के अनुसार नहीं होगा, आरबीआई एक्ट 1934 के थ्रू जो है उसमें ये बताया गया है। क्लियर हो गया है। तीसरा क्या कह रहा है? पिछले एक दशक में आरबीआई द्वारा केंद्र सरकार को किए गए अधिशेष को केंद्र सरकार को जो सरप्लस उसके पास रहता है, केंद्र सरकार को किए गए अधिशेष हस्तांतरण में लगातार वृद्धि हुई है। देखिए इसको समझाने के लिए हम यहाँ पर छोटा सा एक ग्राफ लेकर आए हैं, आप उसके थ्रू समझिए कि क्या ये कथन जो है वो पूरी तरह करेक्ट है कि पिछले एक दशक में आरबीआई जो केंद्र सरकार को जो अपना अधिशेष है वो हस्तांतरण करता है तो क्या उसमें कंटिन्यू वृद्धि हुई है या वो फ्लक्चुएट है। देख लेते हैं हम ये कथन सही है या नहीं। आइए यहाँ पर थोड़ा सा नज़र डालिए, लिखा है ना व्हाट द आरबीआई हैज़ गिवन। यहाँ पर देखिए 2012-13 में, 13-14 में, या लेटेस्ट की बात करें 2019-20 में, 20-21 में, 21-22 में किस तरह से देखिए लगातार वृद्धि कहाँ आपको दिख रही? कहीं पर भी कोई लगातार वृद्धि नहीं हो रही है, फ्लक्चुएट है। देखिए 2019-20 में यहाँ पर था, 2020-21 में ये देखिए इतना पहुँच गया, 2021-22 में इससे भी नीचे है। तो यहाँ पर अगर हम लेटेस्ट कंडीशन भी देखें तो इसमें लगातार वृद्धि नहीं हो रही है बल्कि फ्लक्चुएट है ये। तो हमारा कथन यहाँ पर क्या होगा? ये गलत हो जाएगा। क्लियर है। उपयुक्त कथनों में से कौन से कथन सही होंगे? तो देख लीजिए सिर्फ पहला कथन हमारा सही है, यानी कि इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? मुझे पता है अभी व्याख्या दिखाई आप में से सबने देख लिया होगा, पर चीटिंग मत करिए, यहाँ पर मेरी मजबूरी थी आपको दिखाना। तो चलिए देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए जो है इस प्रश्न का उत्तर हो जाता है। आइए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। चलिए आज का अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। देखिए क्या कहते हैं ये कथन और किस बारे में यहाँ पर पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी के बारे
बारे में लिखा है। देखिए जीम जो टेक्नोलॉजी होती है हमारी, जीएम टेक्नोलॉजी जो होती है उसमें हम दो चीज़ों के बारे में बेसिकली पढ़ते हैं। तो उसमें किस किस के बारे में पढ़ते हैं, जीनोम एडिटिंग के बारे में और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में। तो यहाँ पर दोनों के स्टेटमेंट दिए गए हैं। अब ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है कि दोनों के जो स्टेटमेंट है एक्यूरेट उन्हीं के बारे में लिखा गया है या उनको स्वैप कर दिया गया है। आइए देखिए कैसे। जीनोम एडिटिंग तकनीक के द्वारा किसी जीव में एक विदेशी आनुवंशिक सामग्री को सम्मिलित कर उसके आनुवंशिक सामग्री में संशोधन किया जाता है। ये कह रहे हैं कथन कि जीनोम एडिटिंग के बारे में यहाँ पर इसको डिफाइन किया गया है। ठीक है, बाकी हम दूसरा पढ़ते क्या लिखा है, जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होती है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग में कह रहा है कि किसी जीव के डीएनए स्ट्रैंड को कट करने और जीन को संपादित करने, ध्यान दीजिएगा, एडिट क्या बोल रहा है, डीएनए स्ट्रैंड को कट करने और जीन को संपादित करने की अनुमति देता है। देखिए यहाँ पर क्या किया गया है, जैसा कि मैंने भी थोड़ी देर पहले ही बताया, यहाँ पर देखिए सेंटेंसेस को जो है वो स्वैप कर दिया गया है। देखिए जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में ऊपर लिख दिया गया है और जीनोम एडिटिंग के बारे में यहाँ पर लिख दिया गया है, दोनों सेंटेंसेस को स्वैप कर दिया गया है। तो आइए समझते हैं कैसे। देखिए जीनोम एडिटिंग जो होता है वो एक्चुअल में क्या होता है, उसको कट करने की बात की जाती है। वहाँ पर लिखा है ना, डीएनए स्ट्रैंड को कट करने और जीन को संपादित करने की अनुमति देता है। एडिटिंग शब्द से भी आप समझ रहे होंगे यहाँ पर कोई किसी चीज़ को कट करने की बात की जा रही, ना कि उसमें किसी चीज़ को एड ऑन या सम्मिलित करने की। लेकिन जब बात इंजीनियरिंग की आए, जेनेटिक इंजीनियरिंग की, तब ये कथन हमारा पूरी तरह से करेक्ट हो जाता है कि जेनेटिक इंजीनियरिंग की तकनीक के द्वारा किसी जीव में एक विदेशी आनुवंशिक सामग्री को सम्मिलित कर उसके आनुवंशिक सामग्री में संशोधन, उसमें जो है संशोधन किया जाता है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, सेंटेंसेस स्वैप कर दिए गए हैं। तो इसी तरह से आपके सामने भी प्रश्न आ सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। एक छोटे से वर्ड से भी हम इसको कैच कर सकते हैं। एडिटिंग में कट करने की बात की जाती है, ना कि उसको सम्मिलित करने की बात की जाती है। जबकि जेनेटिक इंजीनियरिंग में देखेंगे उसमें क्या होता है कि उसमें सम्मिलित करने की किसी चीज़ की या संशोधन की बात की जाती है। तो हमारे इस आधार पे दोनों कथन गलत हो जाते हैं। भारत में जीएम फसलों के उत्पादन संबंधी दिशा निर्देश मौजूद है, किंतु जीनोम एडिट फसलों के लिए कोई मानदंड स्थापित नहीं किए गए हैं। ध्यान दीजिए इस सेंटेंस में क्या किया गया है कि भारत में जीएम फसलों मतलब जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात कर रहा है कि जीएम फसलों के उत्पादन संबंधी दिशा निर्देश तो मौजूद है, ये बिल्कुल करेक्ट है। लेकिन कह रहा है कि जीनोम एडिट, ठीक है, जो ऊपर पढ़ा था हमने, जीनोम एडिटिंग फसलों के लिए कोई मानदंड स्थापित नहीं है। जबकि आप इसका उदाहरण देख सकते हैं हमारे इंडिया में बीटी कॉटन, ठीक है। तो यहाँ पर जीनोम एडिटिंग फसलों के लिए एक मापदंड जो है, मानदंड स्थापित किए गए हैं, ये कह रहा है कि नहीं किए गए हैं। तो ये कथन हमारा यहाँ पर गलत हो जाता है, ठीक है। तो पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही नहीं है, तो देखिए तीनों ही कथन हमारे यहाँ पर गलत है। और इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी, यानी कि पहला, दूसरा और तीसरा तीनों कथन हमारे गलत हो जाते हैं। आइए थोड़ी सी व्याख्या देखते हैं इसकी। यहाँ पर ध्यान दीजिए, वहाँ पर देखिए फसलों की बात कर रहा था ना, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं। क्या पता कुछ इस तरह से पूछ ले कि हाल ही में केंद्र सरकार ने जीनोम संपादित फसलों की आसान शुरुआत का मार्ग प्रशस्त किया है। सरकार ने जीनोम संपादित फसलों को आनुवांशिक रूप से संशोधित फसलों से स्पष्ट रूप से अलग किया है और उनकी शुरुआत के लिए अपेक्षाकृत आसान मानदंड निर्धारित किए हैं। जबकि वहाँ क्या लिखा था, मानदंड निर्धारित नहीं किए हैं। इसी आधार पर वो हमारा कथन वहाँ पर गलत हो जाता है। यहाँ पर आपको जीनोम एडिटिंग और जेनेटिक इंजीनियरिंग के बीच यहाँ पर आपको डिफरेंस दिखेगा। आप चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाइए, उनको रिवाइज करिए और इसी तरह से अभ्यास करते रहिए। आइए तीसरा प्रश्न क्या कहता है कि इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, यहाँ पर किसकी बात कर रहा है, इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क की बात कर रहा है। यानी कि यहाँ पर दो ओशियन की बात कर रहा है, इंडो ओशियन की बात कर रहा है और पैसिफिक ओशियन की। ध्यान दीजिएगा, इसी के आधार पर आपके बाकी के कथन समझ आएंगे आपको। इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क, इंडो ओशियन की बात कर रहा है, दूसरा हमारा पैसिफिक ओशियन की यहाँ पर बात की जा रही है इकोनॉमिक फ्रेमवर्क के संदर्भ में। चलिए क्या कह रहा है कि इसे ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप द्वारा, किसके द्वारा, टीपीपी द्वारा लॉन्च किया गया है। तो देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है, पहला कथन ध्यान दीजिए, लॉजिक लगाइए, ध्यान दीजिए कि क्या कह रहा है, कॉमन सेंस यूज करना है। यहाँ पर सिर्फ
पैसिफिक की बात कर रहा है, जबकि मैं तो कह रही हूँ इंडो ओशियन और पैसिफिक ओशियन की बात कर रही हूँ। तो पहला कथन देखिए गलत है, भले आपको नहीं पता कि इसमें क्या होगा, लेकिन ये पता चल गया है कि आपको ये गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सिर्फ ट्रांस पैसिफिक की बात कर रहा है, जबकि मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ इंडो पैसिफिक की बात पूछ रही हूँ। ये कथन गलत है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ट्रांस पैसिफिक पार्टनरशिप यानी कि टीपीपी द्वारा इसको लॉन्च नहीं किया गया है, बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका के द्वारा पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन में इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क में इसको लॉन्च किया गया है। ठीक है भाई, पता चल गया ये। दूसरा कथन कह रहा है अब इस ये फ्रेमवर्क बनाया गया है तो इसका कोई उद्देश्य भी होगा, तो देख लेते हैं भाई इसका उद्देश्य क्या है। कि इसका उद्देश्य है कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में सदस्य देशों के बीच, ध्यान दीजिएगा, सदस्य देशों के बीच वैकल्पिक आपूर्ति श्रृंखला, डिजिटल अर्थव्यवस्था, ठीक है, और एवं स्वच्छ ऊर्जा को बढ़ावा देना है। बहुत जेनेरिक सा सेंटेंस है। इसका जो उद्देश्य है कि किस उद्देश्य से इसको बनाया गया, ये जो नेटवर्क लाया गया है, ये जो फ्रेमवर्क बनाया गया, इसके पीछे का उद्देश्य क्या है, किन किन देशों के बीच किन किन चीज़ों की बात की जा रही है, पूरी तरह से करेक्ट है। ये हमारा कथन करेक्ट हो जाता है। पूछ रहे उपरोक्त कथनों में से कौन से कथन सही है, तो देखेंगे आप ऑप्शन बी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, केवल 2। आइए देखिए, अब आप सोच रहे होंगे कि मैम ये तो रहा कि भाई आपने पढ़ा दिया, लिखा हुआ जो है वो हमने पढ़ दिया, उसको समझा दिया, लेकिन एक्चुअल में ये इंडो पैसिफिक जो बात कर रहा है उसमें कौन कौन से देश आते हैं, इंडो ओशियन पैसिफिक ओशियन क्या है, ये मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है। तो चलिए इसके लिए थोड़ा सा मैप भी देख लेते हैं। मैप की अच्छी तैयारी आपकी चल रही है ना, मैम पढ़ा रही है, वीडियोज़ को देखते रहिए, उनको और अच्छे से समझ पाएंगे चीज़ों को। देखिए यहाँ पर दिया गया है, ये आपका क्या इंडो पैसिफिक रीजन है। अब ध्यान दीजिए, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए चाहे तो। इसमें कौन कौन से देश है, देखिए हमारा भारत भी आता है इसमें। देखिए कितने सारे देशों को यहाँ पर देखिए इंडो पैसिफिक रीजन है आपका ये एक्चुअली। ठीक है, तो क्लियर हो गया है कि किस प्रश्न को लेकर आया गया और कैसे यहाँ पर पूछा गया है। तो उसके लिए थोड़ा सा मैप आना होगा, हो सकता है उसमें कुछ देशों के नाम मेंशन कर दिया, कुछ और उसमें एड ऑन कर दे, तो उन छोटी छोटी चीज़ों को हमें यहाँ पर ध्यान देना होगा। देखिए बाकी की चीज़ें यहाँ पर लिखी हुई है, जैसे देखिए लिखा है ना कि यहाँ पर स्वच्छ ऊर्जा, बुनियादी ढांचे, कार्यकर्ता मानकों और साझा हित के अन्य क्षेत्रों को बढ़ावा भी यहाँ पर देना होता है। क्लियर हो गया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में असमानता स्थिति रिपोर्ट। चलिए भाई, एक रिपोर्ट आई है जो असमानता स्थिति को बताती है भारत में। ठीक है, रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। पहला कथन कह रहा है कि इसे नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। ऐसी कोई भी रिपोर्ट आती है, ऐसा कोई भी आयोग आता है, किसी के बारे में पूछा जाता है, तो वो किसके द्वारा लाया जा रहा है, किसके द्वारा वो जारी किया जाता है। ठीक है, और भारत की स्थिति की बात करें तो भारत में उसकी क्या स्थिति पहले थी, अब है, और भविष्य के लिए उसकी क्या रणनीतियाँ हैं, इत्यादि चीज़ों को इसमें हम देखेंगे। जैसे इसे नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता, भाई ये हमें पता चल गया कि नीति आयोग के द्वारा तो इसको जारी नहीं किया जाता है। देखिए इस जो रिपोर्ट ये जो आती है, इसको नीति आयोग के द्वारा जारी नहीं किया जाता है, बल्कि किसके द्वारा जारी किया जाता है, प्रधानमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के द्वारा इसको जारी किया जाता है। क्योंकि ये गलत है, क्योंकि इसके द्वारा तो इसको जारी ही नहीं किया जाता है। दूसरा कथन कह रहा है कि इस रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019-20 में आकस्मिक श्रमिकों, ध्यान दीजिएगा, आकस्मिक श्रमिकों की संख्या स्वनियोजित श्रमिकों और नियमित वेतनभोगी श्रमिकों से अधिक थी। मतलब ये जो यहाँ पर जो श्रमिकों के बारे में बताया गया है, उनसे अधिक जो उनकी संख्या किसकी थी, आकस्मिक श्रमिकों की संख्या अधिक थी। कब? 2019-20 के आंकड़ों की बात कर रहा है। ध्यान दीजिए किस वक्त की पूछ रहा है, क्योंकि बहुत बार हम क्या करते हैं, हड़बड़ी में क्वेश्चन देखते हैं, पूछा जाता क्या है कि इस वर्ष के आधार पर इसको प्रश्न को रखा गया। हम सोचते हैं हमने तो लेटेस्ट डाटा पढ़ा है, उसमें तो ऐसा दिया गया। तो ध्यान रखना कि आगे पीछे के जो भी डाटा दिए गए उनको भी हम पढ़ के जाएँ, ताकि ऐसे प्रश्नों में हम गलती ना कर सके। तो यहाँ पर 2019-20 के संदर्भ में पूछ रहा है कि आकस्मिक श्रमिकों की संख्या जो है वो स्वनियोजित और नियमित वेतनभोगी श्रमिकों से अधिक थी। तो ये गलत है। क्यों? देखिए यहाँ पर क्या है ना कि स्वनियोजित श्रमिक, इसके बाद पहले नंबर पे आप देखेंगे इनकी जो संख्या है वो किस आधार पे, कैसी श्रेणी क्या है इनकी। स्वनियोजित श्रमिकों के बारे में पहले देखेंगे, फिर आप देखेंगे नियमित वेतनभोगी श्रमिक आते हैं, फिर आकस्मिक श्रमिकों की संख्या जो है वो इस प्रकार से है। इसको इस तरह से समझिए। पहले यहाँ पर प्रश्न का उत्तर देख लेते हैं क्या है। समझ आ गया भाई, यहाँ पर कह रहा कौन से सही है, तो ना तो एक ना तो दो, इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। व्याख्या से देखिए यहाँ पर कैसा समझाया गया है कि देखिए 2019-20 में विभिन्न रोजगार श्रेणी
में श्रमिकों की संख्या का जो है वो किस पैटर्न से इसको लिखा गया है, क्या है पैटर्न इसका कि स्वनियोजित श्रमिक जो है इतना दिया गया है यहाँ पर आंकड़ा। इसके बाद नियमित वेतनभोगी श्रमिकों के बारे में बताया गया, आकस्मिक श्रमिकों के बारे में बताया गया। तो देख लीजिए इस आधार पे हमारा वो सेकंड स्टेटमेंट जो था वो यहाँ पर गलत हो जाता है, पहला भी गलत था। तो इस आधार पे हमारे इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब हम देखते हैं, आगे बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों पर हमें विचार करना है। चलिए देख लेते हैं क्या पूछते हैं इसमें कथन कि भारत में टेलीग्राफ अधिनियम 1885, यहाँ पर भारत में टेलीग्राफ अधिनियम 1885 एवं सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, किसकी बात कर रहा है, सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 कुछ परिस्थितियों में संचार निगरानी की अनुमति देते हैं। देखिए यहाँ पर जो इसके बारे में लिखा है, इन शॉर्ट लिखा हुआ है, एक्चुअल में इसका मतलब क्या है हम इसको ऐसे समझते हैं कि भारत में टेलीग्राफ अधिनियम जो 1885 में आया था उसके तहत क्या था कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार को आपातकाल या लोक सुरक्षा के हित में फ़ोन संदेश, ठीक है, फ़ोन संदेश को प्रतिबंधित करने एवं उसे टैप करने, कहते हैं ना उसको टैप करने के लिए उसकी निगरानी का अधिकार हासिल है। भाई सीधी सी बात है, आपातकाल या लोक सुरक्षा की बात आएगी तो ऐसा बिल्कुल किया जाएगा। तो ये कथन भी कुछ इसी तरह की चीज़ कह रहा है, बट इसको इन शॉर्ट लिखा गया है क्योंकि प्रश्न के रूप में यहाँ पर आपको यहाँ पर लाया गया है। ठीक है, तो समझ गए आप कि भारत में टेलीग्राफ अधिनियम एक्चुअली में क्या कहता है। तो यहाँ पर हमारा ये कथन करेक्ट हो जाता है, स्पष्ट है। भारत में व्यक्तिगत डेटा के संरक्षण संबंधी कोई भी स्पष्ट कानून विद्यमान नहीं है। देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है कि हमारे इंडिया में, हमारे भारत में व्यक्तिगत डेटा के प्रोटेक्शन के लिए कोई भी ऐसा जो कानून है, कोई भी ऐसा कानून हमारे इंडिया में नहीं है। तो ये पूरी तरह से ठीक है क्योंकि आप भी अगर नेट पर देखेंगे तो इस तरह का कोई भी कानून अभी तक हमारे यहाँ जो है वो नहीं है। ठीक है, दूसरा कह रहा है कि साइबर अपराधों से सुरक्षा संबंधी, साइबर अपराधों से सुरक्षा, साइबर अपराध समझ रहे हैं ना आप लोग, ठीक है, साइबर अपराधों से सुरक्षा संबंधी बुडापेस्ट कन्वेंशन का भारत एक संस्थापक सदस्य है। क्या है, संस्थापक सदस्य है। मतलब इसका कहने का मतलब है कि जो साइबर अपराध है उससे रिलेटेड बुडापेस्ट जो कन्वेंशन है, यहाँ पर देखेंगे बुडापेस्ट कन्वेंशन है, उसमें भारत जो है उसका हस्ताक्षर करता है, ऐसा बोल रहा है। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, ये कथन गलत है क्योंकि यहाँ पर जो है भारत उसका एक संस्थापक सदस्य नहीं है, भारत ने कभी उस पर हस्ताक्षर किए ही नहीं, तो भारत उसका हस्ताक्षर करता नहीं है। किसका, बुडापेस्ट कन्वेंशन का। क्लियर हो गया है। तो पहला और दूसरा कथन तो हमारा ठीक है। पूछ रहे कौन से कथन ठीक है, तो ऑप्शन ए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। पहला और दूसरा कथन यहाँ पर पूरी तरह से करेक्ट है। देखिए इसी तरह से कुछ चीज़ें दी गई जैसे टेलीग्राफ अधिनियम 1885 कॉल के इंटरसेप्शन हेतु, इसके बाद दिया है IT अधिनियम 2000 सभी इलेक्ट्रॉनिक संचार की निगरानी से संबंधित है। इसके बाद आपको बताया कि व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक जो आया था 2019 को अभी भी अधिनियमित नहीं किया गया है और इसी आधार पर वहां पर लिखा था कि कोई भी स्पष्ट कानून अभी विद्यमान नहीं है, भारत बुडापेस्ट कन्वेंशन का हस्ताक्षरकर्ता अभी तक नहीं है। ठीक है, तो इस आधार पर हमारे सारे प्रश्नों को हमने अच्छे से देख लिया है, समझ लिया है। कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसी तरह से आप हमारे चैनल से जुड़े रहें, हमारी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इसी तरह से हमारे चैनल पर निरंतर इन वीडियोस को कंटिन्यू देखते रहिए ताकि इसका आप अच्छे से लाभ उठा सकें। इसी के साथ जय हिंद।